सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार आपको अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको प्रेमचंद के जीवन के बारे में, उनके लेखन से संबंधित चाहे कहानी हो चाहे उपन्यास हो, इनके बारे में बताया था। और साथ ही साथ इस चैप्टर जो नमक का दरोगा है, इसके बारे में कुछ तथ्य आपको समझाए थे। आज मैं आप लोगों को नमक का दारोगा पढ़ाने चल रहा हूँ और इसमें कुछ मूल तथ्यों को लेते हुए कुछ आपको पिछली वीडियो में दिखाए हुए बताए हुए चीज़ों को याद कराते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि यह जो पाठ है नमक का दरोगा, सीबीएसई बोर्ड के 11th की कक्षा में एनसीईआरटी बुक द्वारा निर्धारित पहला पाठ है। यह पहला पाठ नमक का दरोगा लिखा गया है आपके माननीय मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। और इसी का आरंभ करते हुए हमने आपको पिछली वीडियो में मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में बताया था। आज हम इस पाठ का आरंभ करने वाले हैं। बच्चों, अगर यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको वापस देख लीजिएगा और इस पाठ से संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं उनको भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो आरंभ करते हैं नमक का दरोगा। देखिए, ये नमक का दरोगा जब भी शीर्षक आता है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ यह शीर्षक हमें मिलता है तो पहले हम शीर्षक पर ध्यान देते हैं। शीर्षक क्या है? नमक का दारोगा। मतलब दारोगा का तात्पर्य क्या है? निरीक्षक करता, मतलब उसकी देख रेख, उसकी जांच करने वाला। और नमक जो हम खाने में जिसका प्रयोग करते हैं वो है। अब देखिए, ये कहानी कैसे जन्म लेती है या प्रेमचंद के ज़हन में यह बात कैसे आती है कि नमक का दारोगा एक पाठ या एक लघु कथा लिखी जाए। तो आपको बता दें, थोड़े से पीछे ले जाएंगे, इस कहानी की नींव कहाँ से आरंभ हुई होगी, सोच कैसे आई होगी, उसको ध्यान में रखते हुए देखिए 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था दांडी मार्च। मतलब नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अंग्रेज़ों ने नमक पर कर लगा दिया था और उसी कर के विरोध में 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी अपने 78 सहयोगियों के साथ अपने आश्रम साबरमती से निकलकर दांडी गांव तक पद यात्रा की थी, इसी नमक कानून को तोड़ने के लिए। इसी से प्रेरित कह सकते हैं मुंशी प्रेमचंद जी इसी आंदोलन से प्रेरित होकर नमक का दरोगा पाठ लिखा है। अब इससे थोड़ी सी जानकारी हमें मिल जाती है कि भाई नमक क्या है, क्यों है, कैसे लिखी गई, थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को मिल जाती है। अब देखिए, नमक का दरोगा का जो मुख्य भाव है या मुख्य तथ्य है वह क्या है, क्यों ये पाठ या लघु कथा लिखी गई है, इसको पहले समझ लेते हैं, तब ये पाठ पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा, बड़े आसानी से आप समझेंगे। नमक का दरोगा एक लघु कथा है। इसमें एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मपरायण नमक के निरीक्षक, मतलब देख रेख करने वाले की कहानी है। और इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि धन के ऊपर धर्म की जीत होती है, धन के ऊपर सत्य की जीत होती है। अगर यदि व्यक्ति धर्मपरायण है, सत्यनिष्ठ है, कर्तव्यनिष्ठ है तो उस पर धन का प्रलोभन कार्य नहीं करता। इस तथ्य को दर्शाया गया है और धन पर सत्य की जीत, धर्म की जीत को दर्शाया गया है। इसके मुख्य जो पात्र हैं वो हैं पंडित बंशीधर और अलोपीदीन जी हैं। आगे अब पाठ आरंभ करते हैं बच्चों, देख लेते हैं। वैसे यह कहानी आज़ादी के पहले लिखी गई है। जो यह कहानी नमक का दारोगा है, प्रेमचंद जी ने आज़ादी के पहले लिखा था
और उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा इस कहानी को आरंभ करते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, लोग चोरी छिपी इसका व्यापार करने लगे। कहने का मतलब, जब नमक का नया विभाग सरकारी विभाग बन गया कि भाई नमक की हेरा फेरी या चोरी से लोग उसका दुरुपयोग करते थे, तो ऐसा हुआ कि एक विभाग बना दिया गया और ईश्वर प्रदत्त मतलब भगवान द्वारा दिया हुआ। अब देखिए, कहते हैं कि नमक जो है एक प्राकृतिक रूप में हमें समंदर से मिलता है, झीलों से मिलता है, लेकिन क्या कर दिया गया, इसके लिए भी अब आप कि एक विभाग बन गया, बिना उसकी जांच पड़ताल से आप किसी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकते या उसको ले नहीं सकते थे। लेकिन यह ईश्वर द्वारा, प्रकृति द्वारा दिया गया था, जिसको हम अपने प्रयोग में ला सकते थे, लेकिन इस पर भी रोक, निषेध मतलब रोक लगा दी गई। तो लोग क्या करने, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। तो लोगों ने क्या किया, तब चोरी से या छिप कर मतलब नमक का व्यापार करने लगे, नमक बेचने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों, मतलब अनेक प्रकार के, इसीलिए लोग छल प्रपंच करने लगे। छल प्रपंच का क्या तात्पर्य है, धोखा देना या मक्कारी करना, ये सारी चीज़ें इसी प्रकार आरंभ हो गई। कहने का मतलब ये है कि अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। मतलब लोग नमक का व्यापार करने में लोगों को धोखा देने लगे, मक्कारी करने लगे और इसकी शुरुआत हो गई। कोई घूस से काम निकालता था। घूस मतलब जानते ही हैं आप लोग, घूस क्या होता है, जो कि किसी भी कार्य करने के थोड़ा सा धन खर्च कर दिया जाए तो वही घूस कहलाता है। तो कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से निकालता था। अधिकारियों के पाँव बाहर हो गए, अधिकारियों के पाँव बाहर थे। पाँव बाहर, देखिए पाँव बाहर, मैंने थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद जी, चाहे उनकी कहानियाँ हो, चाहे उनके उपन्यास हो, कहानियाँ या उपन्यासों में उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते थे अपनी कहानियों में। अब देखिए, एक मुहावरा आया है, पाँव बाहर थे। तो पाँव बाहर का अर्थ होता है मज़े करना, ऐश करना। तो कहने का मतलब अधिकारियों के पाँव बाहर थे। अब भाई छल प्रपंच से या धोखाधड़ी से, घूस देकर लोग नमक का व्यापार करते थे और इसमें वाहवाही क्या थी, कहने का मतलब सबसे ज़्यादा फायदा अधिकारियों का था और इसीलिए अधिकारियों के लिए पाँव बाहर थे। मतलब मज़े करना, ऐश करना, पैसा मिलता था, अपना काम चलता था। पटवागिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। देखिए, लोग कहते हैं पटवागिरी मतलब लोग नाप जो कराने वाले, इन सब का जो सर्व सम्मानित, जो बड़े मान सम्मान से पद को ग्रहण किया जाता, इन सब को भी छोड़कर लोग इस विभाग, मतलब जो नमक का विभाग बना था, इसमें बकरंदाजी करते थे। चाहते थे कि यहाँ मेरी नौकरी लग जाए और मैं पुलिस बनकर बंदूक लेकर नमक की देख रेख करूं और उससे जो घूस के रूप में धन मिले उसको रखूं। कहने का मतलब ये है कि लोग चाहते थे कि नमक के विभाग में मुझे नौकरी मिले, मैं बंदूक लेकर इसका निरीक्षण करूंगा तो लोग इसका व्यापार करने के लिए धन हमें देंगे। तो लोग अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़कर यह कार्य करना चाहते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। अब देखिए, वकील शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वकीलों का तात्पर्य आज के वर्तमान और अतीत, चाहे भविष्य की बात करें, तो वकील क्या करता है, सबसे ज़्यादा धन कमाता है। मुकदमे करवा के, लड़ाई झगड़े से, तमाम प्रकार की प्रपंचना जो होती है, इससे वकील हर व्यक्ति को निरंतर कई सालों तक उससे धन कमाता रहता है और मनमानी धन कमाता है। लेकिन ऐसे लोग भी इस पद के लिए लालायित थे। तो कहने का मतलब इस पद नमक के विभाग में जो दरोगा हो जाए, निरीक्षक हो जाए, तो बहुत अधिक धन उसको मिलता था। तो ऐसे लोग भी लालायित थे। बस यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत के लोग एक ही वस्तु समझते थे। मतलब जब वह समय जब अंग्रेजी शिक्षा चल रही थी, ईसाई
ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, उस समय की बात चल रही है। फारसी का प्राबल्य था। देखिए, फारसी मतलब जो भी फारसी और अंग्रेजी, अगर देखा जाए तो अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण करने वाले और ईसाई मत को मानने वाले को तो सबसे ऊपर रखा जाता था। उसके उपरांत जो फारसी भाषा में शिक्षा लिया करता था, वह नौकरी पाने के लिए या नौकरी पेशे में सबसे पहले गिना जाता था, या नौकरी के लिए वह नियुक्त किया जाता था। हिंदी के लिए कोई उसमें बात नहीं थी। तो फारसी का बहुत ज़ोर शोर से फारसी भाषा का प्रयोग, फारसी भाषा में शिक्षा लेने के लिए ज़ोर शोर से कार्यक्रम चलाए जाते थे। अब आगे चलते हैं। प्रेम की कथाएं, अब फारसी भाषा का प्राबल्य था, मतलब फारसी भाषा का जोर चल रहा था, फारसी भाषा हर तरफ चल रही थी, और उसी के कारण प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाया करते थे। कहने का मतलब, अगर फारसी भाषा का ज्ञान जिसे है, फारसी भाषा में शिक्षा जो ग्रहण करता था और प्रेम की कथाएं और श्रृंगार फारसी भाषा के पढ़कर लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त किए जाते थे। और इसीलिए देखिए आगे, अब जो पात्र है, मुख्य पात्र है, इसीलिए मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की वीरा कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को और नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से बहुत से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की ओर खोज में निकल पड़े। अब देखिए, मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की वीरा कथा, मतलब जुलेखा की वीरा कथा उन्होंने पढ़ी फारसी भाषा में। फिर मजनू और फरहाद, कहते हैं कि भाई मजनू एक प्रेमी था और फरहाद उसकी प्रेमिका थी, इनके वृत्तांतों को भी पढ़ा, नल और नील की लड़ाई भी पढ़ा, अमेरिका में जो आविष्कार उनको भी समझते हुए अब सारी शिक्षा ग्रहण करते हुए वो नौकरी की खोज में निकल पड़ते हैं। अब निकल पड़ते हैं तो भाई घर का हर सदस्य, जब कोई लड़का नौकरी के लिए जाता तो कैसे समझाते हैं कैसे नौकरी करना, किस प्रकार की नौकरी करना, ताकि हमारे परिवार का जो जीवन यापन है अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर वंशीधर के पिता ने क्या बताया अपने पुत्र से, वो बात की चर्चा हो रही है। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, मतलब उनको जीवन का बहुत अधिक अनुभव था। समझाने लगे, बेटा, क्या समझाते हैं, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, मतलब घर की स्थिति बहुत ख़राब है, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, मतलब बहुत अधिक खर्च, बहुत अधिक हम पर कर्जा है, लड़कियां हैं, लड़कियां भी हैं घर में, उनकी शादी विवाह करना ये भी जिम्मेदारी है। वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। देखिए, घास फूस की तरह बढ़ती चली जाना, कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार घास फूस बहुत ही कम समय में जल्दी से बढ़ जाती हैं, उसी प्रकार लड़कियां भी होती हैं कि लड़कियां हैं घर में और जल्दी जल्दी बढ़ रही हैं, उनका विवाह शादी करने योग्य हो रही हैं, तो ये भी खर्च है हम पर, कई बातें दर्शा रहे हैं। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे का मतलब नदी के किनारे, कगारे का तात्पर्य एक नदी के किनारे का जो वृक्ष होता है, धीरे धीरे क्या होता है, नदी का किनारा कटता कटता धीरे काटते काटते किनारे को, उस वृक्ष को नदी में गिरा देता है। तो ये तात्पर्य क्या निकलता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है, इसीलिए अब कहते हैं न मालूम कब गिर पड़ूँ, मतलब इसीलिए अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। कहते हैं इसीलिए तुम घर के अब मालिक मुख्तार हो। मालिक मुख्तार होने का तात्पर्य है कि सारे घर की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, चाहे कर्ज हो, चाहे लड़कियों की शादी हो, घर की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब के मालिक अब तुम हो। अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप ही सब घर का नौकरी करिएगा और आप ही सब पूरे परिवार को संभालिएगा। और फिर आगे समझाते हुए क्या कहते हैं, नौकरी में ओहदे की ओर मत ध्यान देना, मतलब नौकरी जो भी आपको मिलती है तो उसके जो पद मिला है उस पर ध्यान मत देना कि भाई पद गरिमा का है, सत्यनिष्ठता का है, पद के प्रति कर्तव्य निष्ठता का है, उसके साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है, ईमानदारी से कार्य करना है, ये सारी बातों पर ध्यान मत देना। इनके पिताजी समझा रहे हैं, ध्यान मत देना। यह तो पीर का मज़ार है। पीर का मज़ार मतलब जहाँ देवताओं का वास होता है, यह तो पीर का मज़ार है, तो कहते हैं ये तो देवताओं का वहाँ वास होता है, उस पर ध्यान मत देना, आगे निकल चलना। निगाह चढ़ावे और चादर पर
पर ही रखनी चाहिए। वो तो पीर का देखिए कितनी बड़ी बात कही है यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी ने उन बंशीधर के पिता से कहलवाया है कि देखिए नौकरी की पद पर ध्यान मत देना, यह तो देवताओं का स्थान है। सिर्फ कहाँ ध्यान देना, निगाह चढ़ावे पर, आपका आपकी जो पद है उस पर कितना चढ़ावा मिल रहा है, कितना धन मिल रहा है, और चादर पर रखनी चाहिए। और चादर जो है उसमें जितना धन मिले उसको बटोरने पर ध्यान देना, लेकिन अपने ओहदे पर ध्यान मत देना। ऐसा काम ढूंढना। और फिर आगे कहते हैं कि बेटा नौकरी के लिए जा रहे हो तो ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, मतलब कुछ ऊपर से धन घूस के रूप में मिलता हो। मासिक वेतन तो पूर्णवासी का चांद है। कहते हैं जो मासिक मतलब पूरे महीने में जो वेतन मिलता है आपको, ये पूर्णमासी का चांद है। मतलब कि 15 पूर्णमासी का तात्पर्य होता है कि पहली तारीख से 15 दिन तक पूरा चांद खिला रहता है, उसके बाद धीरे धीरे चांद का खिलना कम होता है, अंततः समाप्त हो जाता है। कहते हैं पूर्णमासी का चांद है, मतलब जो तनख्वाह है, जो वेतन है महीने भर की, वो सिर्फ 15 दिन चलती है, उसके बाद फिर से वही दूसरे से ऋण लेना और अपना कार्य करना। तो क्या कह रहे हैं कि जो मासिक वेतन, महीने का वेतन हो, पूर्णमासी का चांद है, एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त होता है। कहते हैं एक दिन मिलता है पूर्णमासी के चांद की तरह पूरा खिला मिलता है, फिर कुछ घटते घटते कुछ दिन में समाप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत। कहते हैं जो ऊपर से धन मिलता है, घूस मिलता है, बहता हुआ स्रोत है, लगातार निरंतर चलता रहता है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। मतलब इसी ऊपरी आय से तुम्हारी प्यास बुझेगी। प्यास बुझने से क्या तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति, देखिए प्यास के दो अर्थ निकलते हैं यहाँ पर, जो लिया गया है उसको भी समझाते हैं उसके बाद। जैसे कोई व्यक्ति धूप से आता है, उसके शरीर में पानी की कमी है तो उसको प्यास लगती है, वो पानी को पी लेता है, उसकी प्यास कुछ देर शांत हो जाती है। लेकिन जो धन की प्यास होती है वह सदैव जीवन पर्यंत तक मनुष्य के अंदर वह शांत नहीं होती, कितना भी पीता रहता है वह शांत नहीं, निरंतर वह बढ़ती ही चली जाती है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो इस प्यास के बारे में, जो धन की प्यास होती है, ये समाप्त कभी होती नहीं। आगे चलते हैं। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। कहते हैं वेतन तो मनुष्य देता है, इससे उसकी वृद्धि नहीं होती, मतलब वह बड़ा आदमी नहीं बनता। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। कहते हैं उसके पिता ऊपरी आमदनी तो ईश्वर देता है, भाई ऐसे मौके लाता है कि आपको ऊपरी आमदनी कमाने का मौका मिलता है, इसी से उसकी बरकत होती है, इसी से उस व्यक्ति की बरकत होती है। मतलब वह मान सम्मान और समाज में अपने आप को ऊपर देखता है। आगे देखते हैं क्या होता है। वृद्धि फैलाव, बरकत का अर्थ है वृद्धि या फैलाव। अब आगे चलते हैं। तुम स्वयं विद्वान हो। उनके पिता कहते हैं बंशीधर से कि हे बेटा तुम तो स्वयं विद्वान हो, तुम्हें मैं क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता हो, मतलब आपके अंतर्मन की बड़ी आवश्यकता होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को। कहते हैं उस मनुष्य को देखिए जिससे आपको धन लेना है और उसकी कितनी आवश्यकता है उस पर ध्यान दीजिए, और आपको अवसर मिल जाएगा कि इससे कितना धन हमें लेना चाहिए। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। देखिए क्या बात बताई है कि मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता समझो और अपने अवसर को देखने के बाद जो उचित समझो वह कर डालो। गरज वाले आदमी, कहते हैं जो गरज वाला होता है, जिसको भाई बहुत ज़रूरी होती है, के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। जो गरजू है, जो उसको चाहिए ही चाहिए कि भाई कि मुझे ये काम करने के लिए आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपको मुँह मांगा धन दूंगा। अगर ऐसा व्यक्ति मिले तो उस पर किसी प्रकार की मधुरता मत दिखाना, बल्कि कठोरता से लाभ ही लाभ लेना उससे। लेकिन बेगरज का दांव पर पाना जरा कठिन है। जो बेगरज है, जिसको कोई मतलब नहीं, अगर जाने दोगे जाएंगे, अगर मतलब काम कर दोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो मैं आपको धन नहीं देना। तो कहते हैं जरा कठिन होता है, कठिन बात होती है। इन बातों को निगाह में बांध लो। मतलब दो तरह के आदमी होते हैं बताया गया है इसमें।
एक बेगरज वाले और एक गरजू आदमी। गरजू आदमी से आप कठोरता से पेश आइएगा, उससे अधिक धन लाभ करिएगा, और बेगरज से थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि वो तो कहेगा कि भाई मैं धन तो दूंगा नहीं आपको, चाहे आप मेरा काम करें या ना करें। इस बात को गांठ बांध लें, मतलब इतनी जो बातें उनके पिता ने समझाई थी, कहा था कि इस बात को अपने गांठ में बांध लें, अर्थात इसको अपनी बुद्धि में, अपनी समझ में उतार लेना। अब आगे कहते हैं, यह मेरी जन्म भर की कमाई, और साथ ही साथ कहते हैं ये अनुभव जो मैंने आपसे बेटा बताया है, ये जन्म से लेकर अभी तक की कमाई है, जो सब कुछ मैंने आपको दे दिया। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में, फैले हुए संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, उनका इस विस्तृत संसार में, इस बड़े से संसार में उनका कोई अपना मित्र नहीं था। लेकिन क्या मित्र था वो बता रहे हैं, धैर्य अपना मित्र। उनका धैर्य जो उनका मित्र था, बुद्धि उनकी पथ प्रदर्शक, उनकी जो बुद्धि थी वह उनको पथ प्रदर्शक के रूप में काम करती थी, मतलब रास्ता दिखाती थी, और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था, और उनकी जो आत्मा थी उनके बुरे समय में उनकी सहायता किया करती थी। ये 3 चीज़ें बंशीधर के अंतर्मन में थी, लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। अच्छे शकुन मतलब अच्छे समय से निकले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, मतलब जैसे ही पहुँचे उन्हें नमक का दरोगा नियुक्त कर दिया गया, मतलब नौकरी उनको मिल गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वेतन भी अच्छा था और ऊपरी आय, मतलब इसमें धोखाधड़ी मक्कारी, जानते ही हैं कि लोग घूस देकर नमक का व्यापार करना चाहते हैं, इसमें ऊपरी आमदनी बहुत अधिक थी। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला। जब मुंशी जी को पता चला कि बेटे को नमक के विभाग में दारोगा पद पर नियुक्त कर लिया गया, तो उन्हें बहुत ही सुख मिला और फूले न समाये। सुनने जो मन में वृत्तियां समा के रखी थी कि भाई ऐसी नौकरी करना जिसमें वेतन तो मिलता हो मासिक, लेकिन ऊपरी आय का स्रोत अधिक हो, जिससे हमारा जीवन यापन, हमारे परिवार का बहुत अच्छे से चल सके। बहुत खुश हुए। महाजन कुछ नरम पड़े, जो भाई उनको कर्ज दिए थे वो नरम पड़ गए। कलवार की आसलता लहलहाई, सब कुछ चारों तरफ लोग खुश हो गए। और आगे देखते हैं क्या लिखा है। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। भाई जब किसी को अच्छी नौकरी मिल जाती है तो जो पड़ोसी होते हैं सबसे ज़्यादा उनको कष्ट होता है, उनको दुख होने लगा करीब भाई अब क्या होगा। कलवार का तात्पर्य है शराब बनाने वाला या कलाल, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जाड़े के दिन थे। अब देखिए, अब मुख्य कहानी का भाग आरंभ होने वाला है, इसके बाद मैं कल पढ़ाऊँगा। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। चौकीदार जो ठंड में थोड़ा सा दारू पीकर वो मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जो जमुना बहती थी, जमुना मतलब यमुना नदी की बात करें, उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह, मतलब नदी का प्रवाह तो कल कल की आवाज़ आ रही थी, अब क्या सुनाई दिया उनको, गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल, मतलब मल्लाह चारों तरफ आवाज़ करने लगे और गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उठ बैठे वंशीधर दारोगा, उठ बैठे। इतनी रात गए, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। तर्क के भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा मतलब बंदूक जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाया। घोड़े पर बैठकर पुल की ओर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार, मतलब बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी, पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? मुंशी बंशीधर दारोगा जी ने डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं इतनी रात को जा रही हैं? तो आज बच्चों यहीं, जो ना समझ में आए पूछिएगा। अगली वीडियो में हम फिर से प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।